नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की सेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज मगध साम्राज्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा मगध साम्राज्य है, इसकी जो अवधि है ये 6वीं शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल था। यानी कि इस टाइम पर ये जो मगध साम्राज्य का उदय शुरू होना हुआ था। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में। और जो मगध साम्राज्य का विस्तार था, यह मगध पटना के जो पूर्वी जिले हैं, गया और शाहाबाद के कुछ हिस्सों के मिलाने से उस समय के प्रमुख राज्य होने की वृद्धि हुई। और जो मगध साम्राज्य था, अपने समय का यह सबसे प्रभावी, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। यहाँ का जो पहला आपका वंश था या पहला जो शासक था, उसके बारे में हम देखते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत है। तो जो यह मगध साम्राज्य का जो पहला था, वह है हर्यक वंश। ठीक है, जो हर्यक वंश था, मगध साम्राज्य का पहला वंश था। और हर्यक वंश की स्थापना 566 ईसा पूर्व में बिंबिसार के दादा द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, लेकिन यदि आप कहीं पर बुक्स में पढ़ेंगे तो हर्यक वंश की स्थापना जो आपको बताया जाएगा वो आएगा बिंबिसार। क्योंकि जो बिंबिसार के दादा थे, इन्होंने हर्यक वंश की नींव तो रखी थी, लेकिन उसको वास्तविक साम्राज्य का रूप देने का जो काम किया था वो बिंबिसार ने ही किया था। इसलिए जब कभी भी आपसे पूछा जाता है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर होगा बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और जो बिंबिसार था, यह बुद्ध के समकालीन था। ठीक है, और ये जो बुद्ध का अनुयायी भी था। यह भी पूछा जा सकता है कि जो बिंबिसार था वह किस धर्म का अनुयायी था या किस धर्म का संरक्षक था। तो जो बिंबिसार था, वह आपका बुद्ध धर्म का संरक्षक था। इसकी यानी कि मगध साम्राज्य की राजधानी की अगर हम बात करें, तो मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर या गिरिवृष थी। ठीक है, और यह जो राजधानी यानी कि राजगीर है, यह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। और सभी दिशाओं की ये जो इसके राजधानी के चारों दिशाओं में पत्थरों की दीवारें दीवारें थी। इसी की वजह से यह जो राजधानी थी, क्योंकि जो पुराने ज़माने में होता था कि पत्थरों की दीवारों से या पहाड़ों के आसपास या कहीं नदी घाटियों के आसपास ही जो साम्राज्य की या जो मेन किला होता था, मुख्य किला होता था, वो ऐसी जगहों पर ही रखा जाता था, जिससे कि वहाँ पर जो बाहरी आक्रमणकारी थे उनसे सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो यह जो था आपका राजगीर, यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और सभी दिशाओं की पत्थरों की दीवारों से घिरा था। इसीलिए जो राजधानी थी वह राजगीर को बनाया गया। बिंबिसार के बारे में आपको इतना ही जानना है। इसके बाद आता है बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के बारे में। जो अजातशत्रु था, वह 492 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। और जो अजातशत्रु था, यह बिंबिसार का पुत्र था। इसने अपने पिता को मारकर सिंहासन पर कब्जा किया था। और अजातशत्रु के शासनकाल में ही बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। यहाँ भी एक प्रश्न आप बन सकता है कि बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु आपके अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और जो पहली बौद्ध संगीति थी या बौद्ध परिषद थी, वह भी अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुई थी। और जो आपकी दूसरी क्लास है, उसमें हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को आपको बताया है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि जो पहली बौद्ध संगीति थी वह कहाँ पर हुई थी। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। फिर जो हर्यक वंश का जो अजातशत्रु के बाद का जो शासन था, वो उदयन का था। यहाँ पर उदयन लिखा हुआ है, यह उदयन का शासक था। ठीक है, इसने पाटलिपुत्र में नई राजधानी की स्थापना की, जो गंगा और सोन के संगम पर स्थित है। यहाँ भी एक प्रश्न आपको बनता है कि जो राजधानी थी, यानी कि जो हर्यक वंश की या मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी, उसको राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया था। तो राजधानी को उदयन ने राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। और जो पाटलिपुत्र नगर बसा हुआ है, वह गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि जो पाटलिपुत्र है वो किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है या किन नदियों के किनारे बसा हुआ है। तो पाटलिपुत्र आपका गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। इससे आगे अगला है शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है मगध में। जो शिशुनाग वंश है,
तो यह एक मंत्री था शिशुनाग, और इसने मगध के अंतिम शासक की हत्या करके इसने मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, जो शिशुनाग वंश की स्थापना थी ये शिशुनाग द्वारा की गई थी। और इसके बाद जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ वह काला शोक था। ठीक है, यहाँ पर काला शोका ओका लिखा है, ये काला शोक यहाँ पर था। आपको याद होगा कि जो दूसरी बौद्ध संगीति थी वह काला शोक के शासनकाल में हुई थी, और जो काला शोक था वह शिशुनाग वंश का है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो दूसरी बौद्ध संगीति थी वह किसके शासनकाल में थी। यह तो मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि काला शोक वह किस वंश का था। तो काला शोक शिशुनाग वंश का था। ठीक है, जो कि द्वितीय बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीति के इसके शासनकाल में हुई थी। यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर बार बार बौद्ध परिषद लिखा हुआ आ रहा है। और पिछले जो क्लासेस थी, यानी कि दूसरी क्लास में जब आपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ा था, तो वहाँ पर बौद्ध संगीति शब्द आपको मिला था। तो इन दोनों का एक ही अर्थ होता है, बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीति। ठीक है, यहाँ पर जो शिशुनाग वंश था ये केवल इसमें दो ही मुख्य राजा हुए थे। ठीक है, और पहला जो था शिशुनाग वंश, इसी ने इसकी स्थापना की थी, और दूसरा इसका काला शोक था। ठीक, अब इसकी जो यानी कि जो शिशुनाग वंश की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वह था अवंती की शक्ति का विकास। ठीक है, विनाश। जो अवंती है यह वर्तमान में उज्जैन जो नगर है, तो पूरा जो उज्जैन साम्राज्य था यह दो खंडों में बटा हुआ था, अवंती और माहिष्मती। ठीक है, तो यहाँ पर अवंती प्रमुख रूप से था और माहिष्मती आपका दूसरे छोर पर था। तो यहाँ पर जो काला शोक के शासनकाल में, शिशुनाग वंश के शासनकाल में अवंती की शक्ति का विनाश इसने किया था। फिर यहाँ पर जो अगला वंश है नंद वंश आ जाता है, या नंद राजवंश। जो नंद वंश का संस्थापक था वह महापद्म नंद था। ठीक है, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। पूछा जा सकता है नहीं, कई बार पूछा भी गया है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। ठीक है, और दोस्तों यह जो क्लासेस हैं आपके लिए, यह आपके खासकर जो IMA है, ठीक है, IMA के लिए, आपके BRO के लिए, ठीक है, आर्मी के लिए, इन सभी के लिए, CRPF, CISF, ITBP, यानी कि डिफेंस के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए जो आपकी GK पूछी जाती है उसके लिए यह बहुत ही अच्छी आपके लिए क्लासेस है, बहुत ही अच्छी नोट्स है। आप इसकी नोट्स भी बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो SSC MTS का एग्ज़ाम है उसके लिए भी यह बहुत ही अच्छा है। और जो SSC CHSL है वहाँ भी अच्छा है। और लेखपाल या स्टेट के लिए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए ये एक क्रैश कोर्स का काम करेगा। ठीक है, हालांकि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वह मेन आपके डिफेंस के लिए, डिफेंस के कैंडिडेट्स को ध्यान में रखकर अभी ये बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, नंद राजवंश। तो नंद राजवंश जो है या नंदवंश है, तो इसका संस्थापक महापद्म नंद था। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को सीक्वेंस भी ध्यान रखा है कि मगध का जो साम्राज्य था सबसे पहले किसके शासनकाल में आया, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, और फिर नंद वंश। इस तरह से आपको यह भी ध्यान रखना है। तो आपको कालक्रम में इसको मैनेज करने को भी बोला जा सकता है। आपको दे दिया पहले नंद वंश दे दिया, फिर यहाँ पर दे दिया शिशुनाग वंश, फिर यहाँ पर दे दिया हर्यक वंश, और तीनों को बोल दिया कि इनको अरेंज करिए। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पर हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, इस तरह से। ठीक, तो जो नंद वंश का संस्थापक था वह महापद्म नंद था। ठीक है, और महापद्म नंद अलेक्जेंडर ने इसी के शासनकाल में हमला किया था, भारत पर आक्रमण किया था। अलेक्जेंडर सिकंदर को कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो जो सिकंदर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, या किस वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, तो सिकंदर ने नंद वंश के शासक महापद्म के काल में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और यहाँ भी पूछा जाता है कि जो सिकंदर था वह किसके शासनकाल में हमला किया था, वह था घनानंद के शासनकाल में भारत पर हमला या आक्रमण सिकंदर ने किया था। और अगर वंश पूछे तो आपको नंद वंश था। अलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण हुआ था। अलेक्जेंडर यानी कि जो आपका सिकंदर था वह कहाँ का था, वह मैसिडोनिया ग्रीस के फिलिप का पुत्र था। यह भी आपसे पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर वह कहाँ का शासक था। मैसिडोनिया जो ग्रीस में आता है वहाँ का शासक था। इसके पिता का नाम फिलिप था। और जो अलेक्जेंडर था इसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय का जो भारत था
वह कई छोटे छोटे राज्यों में तब्दील हो गया था। इसके आगे आपका है कि अलेक्जेंडर को की जो लड़ाई थी, तो हाइडे स्पीच जो है झेलम के तट को बोला जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध, वह किसके बीच में लड़ी गई थी? जो हाइडे स्पीच का युद्ध है यह झेलम के तट पर लड़ा गया था। और पोरस राजा, आपने सुना होगा, पोरस नाम का राजा था और सिकंदर के बीच में लड़ी थी। यहाँ पर जो पोरस था, राजा पोरस ने यहाँ पर राजा पोरस था वह सिकंदर से लड़ाई हार गया था। फिर उसके बाद जो सिकंदर था वह ब्यास नदी के तट पर पहुंचा और उसने आगे जाने से मना कर दिया, यानी कि जो सैनिक थे सिकंदर के, उन्होंने नदी को पार करने से मना कर दिया। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सिकंदर के सैनिकों ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? वह नदी है ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। ठीक है। फिर आगे है, अपनी अग्रनेता को चिन्हित करने के लिए उसने ब्यास के उत्तरी तट पर 12 विशाल पत्थर की वेदियां खड़ी की। ठीक। वह वहाँ पर 12 विशाल पत्थर की वेदियां खड़ी करके गया था अपनी निशानी के लिए। 19 महीनों के लिए भारत में बना रहा, यानी कि जो सिकंदर था वह 19 महीनों तक भारत में बसा था। और बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। दोस्तों, एक बात और कि जो आपकी जीके की क्लास है, आपको अब एक क्लास जीके की डेली मिला करेगी, क्योंकि अभी आपका हिस्ट्री है, यानी कि अभी तो आपका प्राचीन इतिहास चल रहा है, फिर मध्यकालीन इतिहास आएगा, फिर आपका आधुनिक इतिहास आएगा, फिर भूगोल है, ये सारी चीज़ें हैं ना, फिर भूगोल, संविधान। तो आपको इसमें जो जीके है काफ़ी समय लगेगा, इसलिए आपकी जो जीके की क्लास है वो डेली आपको मिला करेगी। अब आज के लिए इतना ही आप लोगों के साथ। अब कल हम पढ़ेंगे मौर्य राजवंश। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।